नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की जो हजारों सालों से भारतीय समाज पर गहरा असर भी डालता रहा है और गहरे विवादों के केंद्र में भी रहा है, मनुस्मृति। तो सवाल यही है, आखिर ये मनुस्मृति है क्या? क्या ये जीवन जीने के लिए एक कालातीत गाइड बुक है या फिर ये भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कोई सिद्धांत है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी बहस घूमती है। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। हम इस ग्रंथ की बनावट, इस पर उठने वाले सवालों और इसके पक्ष में दी जाने वाली दलीलें सबको एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये है क्या चीज़? देखिए, मनुस्मृति एक बहुत पुराना संस्कृत ग्रंथ है जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। अब इसमें है क्या? इसमें समाज के हर वर्ग, हर इंसान के लिए उनके सामाजिक दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, अधिकार और कानून क्या हैं, इन सब का एक पूरा ब्यौरा है। कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत का एक तरह का सामाजिक और कानूनी संविधान था। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे बड़े और शायद सबसे चर्चित विवाद से, यानी वर्ण व्यवस्था। इसको लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग राय क्यों हैं? देखिए, मनुस्मृति समाज को 4 बड़े हिस्सों में बांटती है, जिन्हें वर्ण कहा गया। ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान देना। फिर क्षत्रिय, जो शासक थे, योद्धा थे, रक्षा करते थे। वैश्य, जो व्यापार और खेतीबाड़ी का काम देखते थे। और शूद्र, जो बाकी तीनों वर्णों को अपनी सेवाएं देते थे, मतलब एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। अब असली बहस यहीं से शुरू होती है कि इस व्यवस्था का मतलब क्या था। यहाँ पर ये पूरी बहस ना बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने दो एकदम अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हैं आलोचक जो कहते हैं कि ये सिस्टम तो जन्म पर आधारित था, एक कठोर ढांचा था जिसने भेदभाव को सही ठहराया। और दूसरी तरफ है समर्थक जिनका तर्क है कि नहीं, ये व्यवस्था असल में जन्म से नहीं बल्कि इंसान के गुण और उसके काम यानी कर्म से तय होती थी। मतलब एक तरह की मेरिटोक्रेसी कि जिसमें जैसी काबिलियत वैसा उसका वर्ण। और अपने इस तर्क के समर्थन में पता है कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा सामने रखा जाता है? जन्मना जायते शूद्रा। इसका मतलब है कि जन्म से तो हर कोई शूद्र ही होता है, बाद में अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से वो दूसरे वर्णों तक पहुंचता है। तो सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यही है कि किसी की सामाजिक पहचान जन्म से बंधी नहीं थी बल्कि उसे कमाना पड़ता था? और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ किताबी थीं। हमें इतिहास में कई ऐसे नाम मिलते हैं जो इस सामाजिक गतिशीलता का सबूत देते हैं। सोचिए, गुरु वशिष्ठ, जो एक महाशूद्र यानी एक सहायक समुदाय के बेटे थे, वो अपनी काबिलियत के दम पर ब्रह्मर्षि बने, जो ज्ञानियों में सबसे ऊंचा दर्जा था। या फिर महर्षि व्यास, जिनकी मां एक निषाद थीं। और विश्वामित्र को कौन नहीं जानता, जन्म से तो क्षत्रिय राजा थे, लेकिन अपनी मेहनत और तप से उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद हासिल किया। चलिए अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। मनुस्मृति सिर्फ समाज के बारे में बात नहीं करती, ये कानून, न्याय और सजा के लिए भी एक पूरा सिस्टम बताती है, एक तरह की एंशिएंट लीगल कोड बुक। और इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया बताई गई है वो आज के हिसाब से भी काफी व्यवस्थित लगती है। मतलब सबसे पहले अपराध की नीयत और वो किस तरह का है ये देखो, फिर गवाहों के बयान और जो भी सबूत मिले हैं उनकी जांच करो। इसके बाद जो सजा दी जाए वो तर्कसंगत हो, उसका कोई मकसद हो। और सबसे दिलचस्प बात, हजारों साल पहले भी ये कहा गया कि सजा का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि सुधार करना होना चाहिए। लेकिन जैसा कि होता है, यहाँ भी एक बड़ा विवाद है। आलोचक कहते हैं कि इसमें बताई गई सजाएं बहुत कठोर हैं और सबसे बड़ी बात, सबके लिए बराबर नहीं है। खासकर कुछ वर्णों और महिलाओं के लिए ये काफी ज्यादा सख्त हैं। अब इसके जवाब में तर्क ये आता है कि देखिए, हमें इसे उस जमाने के हिसाब से देखना होगा। उस दौर में सामाजिक दर्जे के हिसाब से अलग-अलग सजा होना कोई अनोखी बात नहीं थी। दुनिया की दूसरी पुरानी कानूनी व्यवस्थाओं जैसे शुरुआती ईसाई या इस्लामी कानूनों में भी ऐसा होता था। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दे पर, मनुस्मृति और महिलाएं। इसमें महिलाओं की क्या जगह थी? जो लोग इस ग्रंथ की आलोचना करते हैं वो उन श्लोकों की तरफ इशारा करते हैं जिनमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन या उन पर निर्भर बताया गया है। इन श्लोकों को पढ़कर ऐसा लगता है कि महिलाओं की कानूनी और सामाजिक आज़ादी को सीमित किया गया है, और यही लैंगिक असमानता की आलोचना का सबसे बड़ा आधार बनता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तर्क ये भी है कि इन भूमिकाओं को उस प्राचीन समाज और संस्कृति के हिसाब से समझना चाहिए। इस नजरिए से देखें तो हजारों साल पुराने ग्रंथ को आज की लैंगिक समानता के पैमाने पर तौलना ठीक नहीं है।
ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के चश्मे से अतीत को देखना, जिससे शायद पूरी तस्वीर साफ ना दिखे। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुराना एक ग्रंथ आज इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है? चलिए आखिरी हिस्से में इसके इस आधुनिक सफर को समझते हैं। मनुस्मृति का ये सफर बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। देखिए, लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच ये ग्रंथ लिखा गया। फिर सदियों बाद 1794 में सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और यहीं से ये ब्रिटिश शासकों के लिए हिंदू कानून को समझने का एक बड़ा जरिया बन गया। फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़, 1927, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे जाति और लैंगिक उत्पीड़न का प्रतीक मानकर सरेआम जला दिया। इस एक घटना ने मनुस्मृति पर होने वाली बहस की दिशा ही बदल दी, और नतीजा आज भी ये राजनीतिक और सामाजिक बहसों के केंद्र में है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हम आज मनुस्मृति को जैसा जानते या समझते हैं, उस पर इसकी व्याख्याओं का, इसके इंटरप्रिटेशंस का बहुत बड़ा असर है। खासकर अंग्रेजों के ज़माने में जब उन्होंने अपने कानून बनाने के लिए इसे पढ़ा, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का पर्याय मान लिया, और इसी व्याख्या ने मनुस्मृति की एक ऐसी छवि बना दी जो बहुत कठोर और अपरिवर्तनशील है, और यही छवि आज भी ज्यादातर बहसों की जड़ में है। और इस पूरी बहस में डॉक्टर अंबेडकर का नजरिया समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने मनुस्मृति को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं देखा। उनके लिए ये एक सामाजिक और राजनीतिक थ्योरी थी, एक ऐसा सिद्धांत जिसका इस्तेमाल उनके मुताबिक सदियों से समाज के एक बड़े हिस्से के शोषण को जायज ठहराने के लिए किया गया। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं कि आज इस 21वीं सदी में हमें मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथ को किस नज़र से देखना चाहिए? क्या ये एक ऐसा ज्ञान है जो समय से परे है, या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, एक कलाकृति जिसे म्यूजियम में होना चाहिए, या फिर ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी आज के हमारे मूल्यों के आधार पर लगातार पड़ताल और आलोचना होती रहनी चाहिए? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही सवाल हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारा अपने अतीत के साथ रिश्ता कितना पेचीदा और कितना ज़रूरी है।